हमास ने इजराइल के करीब 200 लोगों को बंदी बना लिया। इसके बाद से दोनों के बीच घमासान मचा हुआ है। बंधक बनाने की इस हरकत को ईरान से जोड़ा जा रहा है। साल 1979 में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका 444 दिनों तक ईरान के चंगुल में रहा, यहां तक कि अपरत अमेरिकियों की आंखों पर पट्टी बांधकर परेड भी कराई गई थी। आपको ये पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते आड़े टेढ़े रहे हैं। 70 के दशक से पहले दोनों के बीच गहरा प्रेम रहा, यहां तक कि अमेरिकी सहयोग से इजराइल के हथियार भी ईरान तक सप्लाई होने लगे। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद मामला बिगड़ता चला गया। ईरानी नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने सत्ता संभाल ली। वो अपने देश समेत पूरी दुनिया को इस्लामिक रंग में रंगना चाहते थे। इसी बात को लेकर अमेरिका से उनकी ठन्ने लगी। ये तो नेताओं के आपसी बैर की बात थी। धीरे धीरे से इसमें आम लोगों की नाराजगी भी शामिल हो गई। ईरान के पुराने लीडर देश छोड़ छोड़कर अमेरिका जा रहे थे। कोई इलाज के बहाने से, कोई परिवार के बहाने से यूएस जाने लगा। इस्लामिक चरमपंथ ने इस बात को लोगों के दिमाग में भरना शुरू कर दिया। खुमैनी ने कहा कि ज्यादा उदार लीडरशिप देश को बेकार कर देती है। बात का असर हुआ। नवंबर 1979 में तेहरान के इस्लामी छात्रों ने अमेरिकी एम्बेसी को घेरकर वहां के लोगों को बंधक बना लिया। कुछ ही घंटों बाद यह घेराबंदी हटा ली गई, लेकिन 53 लोग बंधक ही रहे। इसमें दूतावास में काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर डिप्लोमेट्स तक शामिल थे। पकड़कर ले जाने से पहले आंखों पर पट्टी बांधकर इन लोगों की परेड भी कराई गई, जिस दौरान अमेरिका मुर्दाबाद जैसे नारे लग रहे थे। तब जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपनी किताब अ फुल लाइफ रिफ्लेक्शन एट 90s में लिखा है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए उन्होंने खुमैनी को धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक भी अमेरिकी बंधक को कुछ हुआ तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर देगा। शायद इस धमकी का असर रहा हो कि ईरान ने बंधकों को किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाई। वो हर तरह से ईरान पर दबाव बनाता रहा था। उसने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। राष्ट्रपति के आदेश पर अमेरिका में ईरान की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। सारे के सारे ईरानी डिप्लोमेट्स को हटा दिया गया। यहां तक कि धमकी दी गई कि वो जनवरी तक सारे बंधकों को रिहा कर दे, वरना और पाबंदियां लगाई जाएंगी। ईरान अलग थलग पड़ गया, लेकिन बंधकों को नहीं छोड़ा। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए। इसके जवाब में ईरान ने धमकाया कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो वो सभी बंधकों को आग में जलाकर मार डालेंगे। हारे हुए अमेरिका ने खतरा लिया। उसने एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ईगल क्ला। प्लान था कि वायुसेना के जाबाज सीधे ईरान के अमेरिकी दूतावास में उतरेंगे और बंधकों को लेकर निकल भागेंगे। इस दौरान रास्ते में जो भी आए उसे खत्म कर देंगे। हालांकि हुआ उल्टा। मौसम की खराबी के चलते विमान भी खराब हो गया, ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इनकी लाश को भी ईरान ने अपने पास रख लिया। अमेरिका वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन बंधकों की वजह से लाचार हो चुका था। इस बीच वहां राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें कार्टर बुरी तरह से हार गए। नए चुने प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने ईरान से नए सिरे से बातचीत शुरू की। ईरान भी अब तक कई प्रतिबंधों से थक गया था। उसने मांग की कि अमेरिका अगर उसकी सीज की हुई प्रॉपर्टी की पूरी कीमत लौटाएगा तो वो बंधकों को रिहा कर देगा। करीब $8 अरब के बदले 444 दिन बाद 20 जनवरी 1981 में अमेरिकी बंधकों को छोड़ दिया गया। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये बंधक 5 दिन बाद अपने वतन लौट सके थे। अमेरिकी मीडिया दावा करता है कि एक शर्त अमेरिका के माफी मांगने की भी थी, लेकिन बाद में उसे हटा लिया गया। ये सभी डिप्लोमेट या दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी थे। लौटने के बाद उन्होंने बताया कि ईरानी लोग उनसे बेहद क्रूरता से पेश आते थे। अक्सर उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर परेड कराई जाती थी। सबको अलग अलग कैद किया गया था ताकि किसी का किसी से संपर्क ना हो सके। उन्हें खाना और दवाएं भी मर्जी से दी जाती। बंधकों के पास कैद हुए दिनों का कोई हिसाब नहीं था। वो ये भी नहीं जानते थे कि लौट सकेंगे या नहीं। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने भी ईरान की तर्ज पर इजराइल के लोगों को बंधक बना रखा है। इस बात को 2 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका है। बीच बीच में वो बंधकों की वीडियो भी जारी कर रहा है। माना जा रहा है कि हमास का यह स्टेप ईरान से प्रेरित है। इस सोच के पीछे वजह भी है। ईरान लगातार हमास को सपोर्ट कर रहा है, यहां तक कि उसे वेपन सप्लाई तक कर रहा है। इस बात को लेकर इजराइल ने ईरान को सीधी धमकी दे डाली है। एक बहुत ही अहम पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का। ये कोई पहली घटना नहीं, भारत भी इसको झेल चुका है। आपको कंधार विमान अपहरण कांड याद होगा, और इसी तरह की कई और घटनाएं जब बंधकों के बदले में अपनी शर्तों को मनवाया जाता है। लेकिन जब देश देश के खिलाफ इस तरीके के हथकंडों को इस्तेमाल करता है तो ये कहीं से भी किसी देश की नीति नहीं हो सकती। ये सीधी सीधी आतंक की नीति है। भारत, अमेरिका, दुनिया का हर वो देश जो आतंकवाद को झेल चुका है वो इसके खिलाफ है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है जो इन देशों को, खासतौर पर अरब के देशों को, हमेशा सवालों के घेरे में रखती है। इनके तौर तरीके, ये मासूम लोगों की आड़ लेते हैं, मासूमों को बंधक बनाते हैं और ब्लैकमेलिंग करके उनके बदले अपनी शर्तों को मनवाते हैं। ये एक नाराजगी का विषय भी है। हमास ने भी जो किया है, हमास इजराइल को चोट पहुंचाना चाहता था। इसका मकसद क्या दिखाई पड़ता है?
कभी सोचिए गौर से कि क्या वो इजराइल पर कब्जा कर लेता है इस हमले के जरिए? निश्चित तौर पर नहीं। क्या इससे इजराइल की इकोनॉमी को किसी तरह से कमजोर कर देता? क्या जमीन को कब्जा लेता? ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन फिर भी एक म्यूजिक फेस्टिवल में घुसकर हमास के आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए करीब 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये घटना, और कई लोगों को बंधक बना लिया है। इन्हीं बंधकों की आड़ में वही वाला खेल खेल रहा है जो ईरान में एक समय पर अमेरिका के खिलाफ खेला गया था। और ये आजमाया हुआ कार्ड है इन आतंकियों का, इसीलिए वो इसको बार बार चलते हैं। इनकी चिंता भी की जा रही है। जमीनी ऑपरेशन में जो देरी हो रही है उसके पीछे फिलिस्तीन के आम लोग तो हैं, ये बंधक भी हैं कि बंधकों को मार ना डाला जाए, क्योंकि किसी भी देश की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों को इस तरह की परिस्थितियों से बचाकर लाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो एक बड़ी हार की वजह भी बनती है लोगों के सेंटिमेंट्स की। हम इस सरकार के साथ में या इसने जो कदम उठाए ऐसे कठिन समय पर, उसकी वजह से हम सुरक्षित हैं भी या नहीं है, ये हमारी सुरक्षा का दायित्व उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं, ये कुछ प्रश्न होते हैं जो जनता के बीच में जाते हैं। आंतरिक राजनीति पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है, इसीलिए आतंकी इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये एक अलग पहलू हुआ, लेकिन स्पष्ट तौर पर ईरान हो, चाहे हमास हो, फिलिस्तीन का कोई संगठन हो, हिजबुल्ला हो, कोई भी ऐसा आतंकी, या तालिबान ऐसा करता हो, या तहरीक तालिबान, या कोई भी इस्लामिक इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो आतंकवाद को पनाह देती है, वो ऐसा करती हो, ये तौर तरीके सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की श्रेणी में डाले जा सकते हैं, युद्ध की श्रेणी में नहीं डाले जा सकते। और आतंक का जवाब एक ही हो सकता है कि आतंक को जड़मूल नष्ट कर दिया जाए। ये बात हमेशा कही गई, इसके प्रयास किए गए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। अब एक और प्रयास इजराइल कर रहा है कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन ये उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना इतिहास में मैंने आपको अभी तक बताया। बड़ी चुनौती ये है कि बंधकों को सही सलामत पहले छुड़वाया जाए और फिर इजराइल कोई रास्ता निकाले, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि इजराइल ने वहां पर कब्जा कर भी लिया तो आगे क्या करेगा।